विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ छत्तीसगढ़ भारत और देवम फाउंडेशन बुल्गारिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सत्र में आयोजन केंद्र पर विराजमान हमारे शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर विनय चौहान सर, और संयोग से मैं जहां पदस्थ हूं वहीं से मेरे पड़ोसी जिले में हावी विद्यापीठ के कुलपति के रूप में बिहार की भूमि को भी गौरवान्वित करने वाले छत्तीसगढ़ की विभूति हमारे आदरणीय विनय कुमार पाठक सर, ललित निबंध में जैसे पाठक सर कह रहे थे, देश में प्रतिष्ठित नाम है। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्री राम परिहार सर, और अभी छत्तीसगढ़ में अत्यंत सक्रिय साहित्यकारों में एक प्रबुद्ध नाम हमारे रमेश श्रीवास्तव सर, साथ में मैम वीणा रीना झा मैडम जी, और जिनकी कविता हम लोग लगातार करुकाल प्लेटफॉर्म पे पढ़ते रहते हैं आभासी पटल पर, और लगातार एक एक दिन में कई बार तो 2-2, 3-3 कविताएं उसमें संप्रेषित करते हैं आदरणीय अंजनी कुमार तिवारी सर। और इस आयोजन के पूर्णतः करता धरता मेरे श्रद्धेय गुरुवर, जिनके शिक्षा दीक्षा पे आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन स्नेह से और अपनत्व से हूँ। हमारे इस अधिष्ठान के संस्थापक संयोजक आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर मीनकेतन प्रधान सर, मेरी गुरु माता डॉक्टर विद्या प्रधान मैम, जो कि आरंभ में शिक्षिका ही रही और बाद में लेखन की तरफ, स्वतंत्र लेखन विचार की तरफ अग्रसर हुई, तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे साथ लगातार विभिन्न छोटे छोटे कार्यक्रम जो हम लोग करते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, ठीक है नहीं तो इनके पढ़ रहे हैं। मैं उसी दो मिनट मुझे भी दीजिएगा। जानकी साहब जी हैं, सुमन श्रीवास हैं, और ये जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संचालित होता है श्रीवास हैं, और भाई अमित जी, पंकज जी, आपका क्या नाम है? प्रिंस अर्जुन, हाँ अर्जुन जी, और जिनको मैं बाहर देख पा रहा हूँ कॉलेज में हमारे चंद्रा सर और क्या कहते हैं सर, जांगड़े सर, ये सर के एकदम कदम कदम के साथी रहे हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं, और आज की समय परिस्थिति को ध्यान में रख के मैं इतने ही नामों में आज एक अल्प विराम सा लगाते हुए नहीं अल्प विराम के पहले मैं 2 मिनट बोलूंगा भाई। जिनको पटल पे देख पा रहा हूँ आदरणीय मोहना कौशिक मैम, बंधुवर 2 मिनट बोलना है मुझे। सुरेश चंद्र शुक्ल सर, उधर सुशील कुमार शर्मा सर, ज्ञानेश्वरी मैम, मेरे प्रिय दिल्ली से जुड़े हुए सौरभ सराफ जी, जो कि मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय में सेवारत हैं। ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं, और हम लोग चैट बॉक्स और पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में लगातार नाम देख रहे हैं। मैं जानबूझकर समय को ध्यान में रखते हुए सारे नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हुए, आज के इस समीक्षा सत्र का दायित्व जो मुझे सर ने सौंपा उसको यत्किंचित निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। सर लोगों ने अभी बहुत ही विस्तृत भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात होती है तो शुरू में हम लोग आरंभिक तौर पे सर ये थोड़ा बहुत समझ में आता है कि वेद, उपनिषद, गीता, हमारे प्रस्थान त्रयी, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, प्रायः हमारी दृष्टि उधर जाती है। पर जब इन चीजों को जब भारत की सरकार ने नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, उसमें बहुत विस्तृत ढंग से जब लाया, तो हम लोगों ने उसको और पढ़ना लिखना आरंभ किया। तब मैंने पाया कि महर्षि कणाद, कपिल, हमारे आर्यभट्ट, बहुत सारे ऐसे 4वीं-5वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व के हमारे जैसे महर्षि चरक हैं, उधर शल्य चिकित्सा में महर्षि सुश्रुत हैं। मैंने पढ़ा है, आप आश्चर्य की बात मुझे लगती है कि महर्षि जो सुश्रुत थे अपने समय के शल्य चिकित्सक थे, यानी अभी के समय में एमएस थे, और उनके पास 200 चिकित्सा उपकरण थे, 220। ये हमने पाया है विभिन्न ग्रंथों में पढ़ते लिखते। तो उस समय चिकित्सा विज्ञान का कितना विस्तृत फलक हमारे पास उपलब्ध था, और कितने हम लोग समृद्ध थे, ये हम सोच सकते हैं। योग किस तरह से विश्व में अपना स्थान बनाए, हम लोग की नजरों के सामने ही है। पूरे विश्व ने उसकी गुरुता को, उसकी महत्ता को माना और अपनाया। तो आज
उन चीजों को मैं ध्यान कर रहा था और इस पर एक विस्तृत ब्रीफ भी मैंने एक नोट्स के रूप में लिया हुआ था। तो आज मुझे इस विषय में विस्तृत बात नहीं करनी है, पर मैं ब्रीफ भी मैंने एक नोट्स के रूप में लिया हुआ था। तो आज मुझे कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक ज्ञान चिंतन का पद्धति का एक है जिसमें भूगोल है, खगोल है, ज्ञान है, विज्ञान है, भूगर्भ शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, उसमें चिकित्सा में भी मेडिसिन भी है और शल्य भी है, बहुत कुछ है। धातु विज्ञान वगैरह के भी बारे में मैंने बहुत कुछ इसमें पाया है पढ़ते लिखते। तो एक बहुत ही विस्तृत, जैसा कि परिहार सर भी कह रहे थे, बहुत विस्तृत ज्ञान का एक फलक है, जिसकी तरफ अभी मुझे लगता है हम लोगों ने देखना बस प्रारंभ किया है और इसको देखते समझते मनन करते अभी कहाँ तक हम लोगों का चिंतन और ज्ञान पहुंचेगा, ये अभी देखने की बात है। जैसे परंपरा के बारे में उन्होंने कहा ना कि परम से और परे जाना, ये परंपरा है, मतलब जिसकी आदि का हमें पता नहीं है और जिसके अंत का तो आप समझ लीजिए कि अनंत है। तो ऐसी ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा है। इस विषय पे आज हमारे जिन शख्सियत की उपस्थिति आप हम सभी देख रहे हैं, उनमें सर्वप्रथम आदरणीय कुलपति महोदय विनय चौहान सर का वक्तव्य हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम तो इस कदम को सराहा कि विश्व स्तर पर यह एक कैसे भाषा के मामले में, ज्ञान के मामले में और संपूर्ण परिवेश को, चिंतन को प्रभावित करने वाले और हमारी संस्कृति और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक भूमिका के तौर पे, एक भूमिका सिद्ध करने के रूप में कैसे यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह के कार्यक्रम के लिए प्रकाश करा। इसी तरह उन्होंने वंदे मातरम शख्सियत की उपस्थिति आप हम सभी देख रहे हैं। सार्वजनिक ढंग से उनमें सर्वप्रथम वक्तव्य हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम यह एक ऐसे भाषा के मामले में, ज्ञान के मामले में और संपूर्ण ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कैसे यह कार्यक्रम, सरकार कोई बहुत अच्छा कदम उठाए तो हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए। बहुत बार हम लोग प्रतिक्रियावादी होकर रह जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें गलतियां ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी निकल जाए। तो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो सर ने प्रधानमंत्री जी की पहल और भारत सरकार की पहल को भी भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता के संदर्भ में रेखांकित किया। ये सर की बहुत दृष्टि का परिचायक है और हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं जैसे भी कह रहा था कि सर को चूंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, अभी के पाठ्यक्रम में एक पेपर है, शायद पेपर में एक एमडीसी पेपर मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, और उसमें एक पेपर, ये वाला जो पेपर है उसमें किसी भी स्ट्रीम के छात्र को किसी भी स्ट्रीम के विषय को लेकर पढ़ने की स्वतंत्रता है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें खास बात मैं अपने अनुभव से कहना चाह रहा हूँ कि सर हमारे सर अक्सर कहा करते हैं कि समाज को साहित्य बचाएगा। मैं सर वहाँ वो एक बड़ा कॉलेज है, लगभग 8,000-10,000 बच्चे होते हैं, 3-4 कॉलेजों के सेंटर भी आते हैं परीक्षा के। 3 साल परीक्षा नियंत्रक में सेवा का अवसर मिला। तो जब पहले 23-27 में जब कोर्स लॉन्च हुआ ये बिहार में, तो मैंने देखा कि एमडीसी पेपर में 2400 बच्चे एमडीसी के पेपर में एक सिटिंग में परीक्षा दिलाने के लिए नामांकित थे। हम लोगों के लिए भी चुनौती हो गई और सारे कमरे कहाँ नहीं बिठा है। 1300 बच्चों का एक सिटिंग कैपेसिटी का परीक्षा हॉल है हमारे पास। तो सारे कमरों में छोटे बड़े सब में हमने फैलाया। हमने देखा कि हम परीक्षा शुरू करा दिए और कई छोटे छोटे कॉलेजेस, शहर में 7 कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, तो ट्रैक्टर से कोई फर्नीचर मंगवा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। फर्स्ट सिटिंग में हिंदी में ये बच्चों की संख्या, तो हिंदी के प्रति रुझान, साहित्य के प्रति रुझान हमने देखा। और इस बात को आप समझ जाएंगे कि दूसरी सिटिंग में जिसमें अन्य सभी विषय में बच्चों की संख्या थी 385। तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि भाषा कहाँ है, साहित्य कहाँ है। मुझे नहीं लगा कि बहुत उन्नत स्थिति में है साहित्य, बहुत रुचिकर ढंग से बच्चे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि हमारी जो हितोपदेश की कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं, ये सब हमारे इथिक्स एंड कल्चर पेपर में सब लाए गए हैं। एसी जो हम लोग जो कहते हैं एसी एक पेपर होता है, एक एसएसी होता है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, और एक बीएससी यानी वैल्यू एडेड कोर्स। इस वैल्यू एडेड कोर्स में हमारी तमाम पुरातन इन कथाओं को लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बहुत ही सार्थक ढंग का प्रयास हो रहा है और उम्मीद की नजर से हम लोग देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी
इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो सर ने इन चीजों को रेखांकित किया अपने वक्तव्य में, भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में भारत सरकार की जो पहल है उसको। तो सोच रहा था मैं तमाम चीजों को, बहुत बहुत हम लोग प्रेरित हुए सर, आपसे प्रभावित हुए। और एक बात आपकी और बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है कि भारतीय शोध बोध नाम का रिसर्च जर्नल आपने निकालने की जो बात कही सर, उसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, मेरी धृष्टता क्या है आप लोग तय करेंगे, हमारे लायक उसमें जो भी भूमिका होगी सर हमको आदेश करेंगे, हम लोग आपके साथ कदम से कदम हमको साथ आएंगे, हम लोग भी खुश नसीबी महसूस करेंगे कि सर के साथ कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से सर का वक्तव्य हमको बहुत व्यापक और बहुत ही सारगर्भित लगा। इसी तरह मोना कौशिक मैम ने तो स्वागत वक्तव्य में तमाम विभूतियों के विभिन्न साहित्यिक गुणों के बारे में रेखांकित किया, सामाजिक योगदान को उन्होंने सराहा। हम उनको भी बहुत श्रद्धा से श्रद्धा की नजर से देख रहे हैं। श्री राम परिहार सर मुख्य वक्तव्य के रूप में जितना विस्तृत और सारगर्भित व्याख्यान उनका रहा, मैं समझता हूँ कि संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा की धड़कन को उन्होंने हमारे बीच विस्पंदित कर दिया। संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा, जो उन्होंने 5 तत्वों की जो बात कही कि हम लोगों की यात्रा 5 कोष पर कैसे आधारित है, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, प्रबंधमय कोष से लेकर आनंदमय कोष तक की यात्रा जिंदगी को जो उन्होंने कही। और यही बात मैं कामायनी में भी ध्यान कर रहा था कि समरस के जड़ चेतन सुंदर साकार बनाता, चेतनता एक विलसती आनंद खंड घनाता। चेतनता, जिस चेतना की बात कही कि सूर्य बुझ जाए, चंद्रमा बुझ जाए और अग्नि भी बुझ जाए, तो क्या चीज है जो काम आ सकती है, तो वो हमारे भीतर की चेतना है। उसी को अप दीपो भव, मुझे लगता है बुद्ध के यहाँ वही अप दीपो है। हाँ, तो इस तरह से सर ने और भी बहुत सारे पहलुओं पर बहुत विस्तृत बातें की हैं, और जो छोटे छोटे एक एक सूत्र वाक्य में पूरे जीवन दर्शन को जो समेटने का प्रयास किया गया है, जैसे एको हम बहुत श्याम जो सर ने चुनाव किया, और शीर्षक का भी बहुत लंबे मंथन के बाद में चयन किया, विश्व हिंदी अधिष्ठान। सर ने ये अधिष्ठान शब्द पकड़ा, मेरा ध्यान तुरंत गीता पे गया सर। 18वें पर्व में एक श्लोक आता है कि उसमें 5 बातें कही गई हैं कि अधिष्ठानम, यहीं से वो बात शुरू होती है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक विद्या पंचमेव अत्र दैवम च एव अत्र पंचमम। मतलब एक स्थान, प्रयास, साधन और भाग्य को अंतिम रूप से इस तरह से उसमें 5 तत्व कहे गए हैं। एक तत्व मुझसे छूट गया है, आप लोगों को ध्यान में होगा, मतलब स्थान है, साधन है, श्रम है और उचित वातावरण, जैसा कि एक वातावरण हमारे बीच बना है, और 5वां तत्व है भाग्य। ये सारे तत्व जब एकत्रित हो जाते हैं, एकमेव हो जाते हैं, तो हर इच्छा की पूर्ति होती है। जैसा प्रसाद जी ने कहा कि ज्ञान गुरु कुछ क्रिया बिना इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन। तो मन की इच्छा पूरी होगी, लेकिन कब? गीता में कहा गया कि गीता में जैसे हम लोग सोचते हैं, कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, चिंता मत करो, लेकिन उसमें निश्चिंत रहने के लिए 18वें भाग में कहा गया है ये 5 तत्व जब आपके ठीक होंगे तो हर इच्छा की प्रतिपूर्ति होगी, हर आपका चिंतन फलीभूत होगा, ये उसमें आश्वस्त किया गया। तो वहां जब मेरी दृष्टि पड़ी तो मुझे भी बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि जिस गीता में हम लोग कर्म किस तरह से व्याख्या करते हैं, वहां पर तो कर्म के फल को लेकर हमको आश्वस्त भी किया गया है कि आप चिंता मत करो, उसके बारे में मत सोचो, वो आप उस अर्थ लगाएंगे निश्चित रूप से कि आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए चिंता मत करो, ये उसका भावार्थ है। तो इस तरह से हमारी ज्ञान परंपरा में बहुत सारी इस तरह की गूढ़ बातें हैं, और सर ने उस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। इसके लिए सर के प्रति मैं बहुत श्रद्धा प्रकट करता हूँ और इच्छा भी व्यक्त करता हूँ कि सर का जब वक्तव्य हो कहीं पर हमको सर लिंक संप्रेषित करें, हम उनका वक्तव्य सुनेंगे, उनका लेख तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और इसी तरह जैसा कि